हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आए हैं अपना इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर लेके। देखिए, कई बार एक चीज़ आती है कि इंडियन पॉलिटी बहुत टाइम टेकिंग है और ये पूरी नहीं हो पाती। कई सिविल एस्पिरेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको ये लगता है कि भाई ये बहुत टफ सब्जेक्ट है और इसको इतना इजीली हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत टैकल अगर आप करना चाहें स्मार्टली से टैकल करेंगे। हम लोग 30 डेज का टाइम लेंगे। इस 30 डेज में हम आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करेंगे। रेगुलर आपको एक लेक्चर मिलेगा, वो लेक्चर 25 मिनट का भी हो सकता है और 1 घंटे से ऊपर का भी हो सकता है। तो ये आपको टैकल करना पड़ेगा, बाकी चीजें हम आपकी इसमें करा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी विद राना सर। ये आपकी 30 डेज की पॉलिटी का शेड्यूल है। हम कोशिश करेंगे इससे जल्दी पूरा कर दें, बट अगर ये 30 डेज के लेक्चर आप ईमानदारी से देखते हैं तो इंडियन पॉलिटी में मेरे हिसाब से आपको कोई और दिक्कत रह नहीं जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बेटा बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच में एक मेरिकल है। एक गुलाम देश को जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के बोला गया कि चलो भैया एक काम करो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तो शायद दुनिया का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा शायद जिसमें एजुकेटेड लॉयर एंड एडवोकेट्स बैठे हों और वो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हों और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया हो। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, सबसे बड़ी बात है। प्रोविंस एंड सेंट्रल दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। मतलब प्रोविंस को क्या करना है ये भी ये बताएगा, सेंट्रल को क्या करना है ये भी ये बताएगा, सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं ये भी ये बताएगा, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ आपको ये देता है। क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भाई, ये जो चक्र है इसको आप पकड़ना चाह रहे हैं। तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जिसके द्वारा आप भी शासित हैं और आप देश शासित हो रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कैसे चलेंगे। तो भाई इस मेरिकल के बारे में आपको जानना है और आने वाली जनरेशन भी जब आएंगे तो वो इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सच में रिटर्न सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का कैसे कुछ चुनिंदा लोगों ने बना दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं है कि एक मेरिकल और मैजिक एक दिन में हुआ होगा। एक दिन का तो ये काम नहीं हो सकता भाई। ये स्टार्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं से, हमें पहली बार पता चला होगा भाई हमारे पास मौर्यन एम्पायर है, इन्होंने अपनी रूलिंग दी। इसके बाद गुप्ताज उन्होंने अपनी रूलिंग दी, फिर दिल्ली सल्तनत ने अपनी रूलिंग दी, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड ने अपनी रूलिंग दी। तो ये सारी रूलिंग हमारे पास ऑलरेडी भरी पड़ी हैं, तो इनसे हमें ये पता चलता है कि देश कैसे शासित होता है, कैसे चलता है। बट ये एक सेंट्रल रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं लाया। देखिए, अगर बात करें मौर्यंस की, तो मौर्यंस ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश करी, अखंड भारत की बात की। चाणक्य ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, चाणक्य ने बहुत सारी चीजें इसमें डाली जो आज की डेट में शायद ही कोई डाल पाए या कोई इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। बट चाणक्य साहब ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें एड ऑन करके दी। इसके बाद जब आप इसे आगे जाके देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि यार चाणक्य ने भी जो चीजें की वो नो डाउट बहुत अच्छी थी। इसके बाद गुप्ताज का भी रूलिंग अच्छा था, फिर ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं रहा। क्यों ये नेशन को नहीं बांध पाया। इन सब के जवाब मिलेंगे आपको जब एक फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो एक ट्रेडर से रूलर बन जाएगी। जब एक कंपनी ट्रेडिंग क्लास से रूलर क्लास में कन्वर्ट होती है तो एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। बेटा हिस्ट्री ये स्टार्ट कहाँ से हुई, बहुत बड़ी चीज है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ। हाँ, ये थोड़ा शायद पीपीटी की इश्यूज हैं, इस चक्कर में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, बट अंदर कोई इशू नहीं होगा इंश्योर। तो चार्टर एक्ट एक बना बेटा 1600 में। 1600 में कंपनी स्टेब्लिश की गई, चार्टर, रॉयल चार्टर एक्ट ऑफ 1600 आया। एक कंपनी स्टेब्लिश हुई भाई, ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये आई थी ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज में इंडिया भी आता है ना, अदर आइलैंड, बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया सब आते, तो यहाँ ट्रेड करने आए। 216 मेंबर थे वहां पे। उन्होंने रॉयल चार्टर लिया, क्वीन से कहा कि मैम हमें यहाँ बिजनेस करना है, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक भैया, आओ जाओ काम करो। तो ये राइट हुआ और यहाँ से ये ट्रेड करने इंडिया में। 1608 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आने के बाद ये कहाँ गए, सूरत में लैंड किए। बट जैसे कि मुगल पीरियड की अगर बात करोगे तो उस टाइम पे मुगल पीरियड में कंट्रोल किसका था, पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज बहुत पावरफुल थे, इनकी बात सारे के सारे मुगल सुनते थे। ये टाइम चला है बेटा किसका, ये टाइम चला है जहांगीर साहब का। जहांगीर यहाँ के रूलर हैं। अब क्या हुआ, ये आए बट इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। इसी के बाद
इसी के बाद जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो 1612 में एक बैटल होती है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाले। बैटल ऑफ स्वाले के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे अपनी चीजें देखते हैं। देखिए बैटल ऑफ स्वाले जो है ये एक छोटी सी नेवल वॉर थी। किसके किसके बीच में, ये बहुत फेमस नहीं मानी जाती बट फिर भी जरूरी थी, क्योंकि इसने बहुत बड़ी चीज कर दी। दो लोगों के बीच में, एक पोर्चुगीज और इंग्लिश लड़ गए आपस में। जब ये लोग लड़े तो यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि भाई नेवल पावर में कहीं ना कहीं इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग है और जहांगीर की नजर इन पे चली जाएगी। नॉर्मली बहुत बड़ा नहीं, गुजरात के पास एक प्लेस था वहां पर हुई। और इसको जब हुआ तो इस एस्टेब्लिशमेंट पे, भाई जाहिर सी बात है जब आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप बैटल कर रहे हैं तो आप कमजोर तो नहीं हो सकते। उसके बाद फिर जब ये बैटल प्रोटेक्ट हुई उसके बाद फिर सर थॉमस रो को भेजा गया। सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि भैया हमें कुछ राइट्स दे दीजिए, सूरत में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट हमें चाहिए, तो प्लीज हमें कुछ एक्सक्लूसिव राइट आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो जहांगीर से यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स प्रोटेक्ट करने में तैयार हो गए, सिर्फ इस एक छोटी सी बैटल के चक्कर। इस बैटल के चक्करी में इनको थोड़ा सा पोजिशनिंग मिल गई हमारी कंट्री में, ये समझने और जानने की कि भाई ये भी कमजोर नहीं है, तो मुगल्स ने इन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कंपनी को फिर थोड़े 1765 में है ना ट्रेडिंग फंक्शन करती थी, इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल बिहार उड़ीसा के। फिर टेरिटोरियल पावर में इनका करियर स्टार्ट हुआ। टेरिटोरियल पावर इनकी स्टार्ट होती है 1757 बैटल ऑफ प्लासी से कायदे से। इसके बाद फिर 1858 तक ये रूल करते हैं, उसके बाद इनकी चीजें खत्म होती हैं। गवर्नमेंट 1858 से ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करती है क्राउन के नाम पे। इसके बाद लास्ट में इंडिपेंडेंस एक्ट हमारी कंट्री का था, हमारा देश आजाद हो जाता है। अब यहाँ पर इश्यूज क्या हैं ये समझिए। अब मैंने कहा बैटल ऑफ प्लासी से इनका रूल रियल में स्टार्ट होता है, तो आइए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करते हैं। देखिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसका बेसिक रीजन ये था कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तो यहाँ पर क्या था, ये जो इनको दीवानी और फौजदारी राइट्स मिले थे, उस दीवानी राइट्स थे कि इनको ट्रेड करने के, ये सब अभी ऐसा कुछ तो था नहीं। दीवानी फौजदारी राइट्स में इन्हें सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स मिले थे। इन्हें कहा गया था कि भाई आप अभी दीवानी में रहिए, मतलब ट्रेडिंग राइट्स हैं कि आप यहाँ पर आकर अपना जो मैग्ना कार्टा आपको दिया गया आप उसे इजीली यूज करिए, मुगल एम्परर द्वारा हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने क्या, इन्होंने अपने दस्तखत का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, तो नवाब साहब को बुरा लगा। तो अली वर्दी खान जो थे इनके साथ इनकी बैटल हुई। इसकी बैटल में जाहिर सी बात है मीर जाफर वगैरह रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिले और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर इन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और यहाँ पर बंगाल के नवाब को हरा दिया गया। जब बंगाल के नवाब हार गए तो इंग्लिश को बहुत ज्यादा फायदा मिला, बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा इनके हाथ में आ गया। अब आई अगली बैटल बक्सर। मीर जाफर के बाद प्रॉब्लम आई, फिर मीर कासिम को बैठाया गया। मीर कासिम को लगा भाई ये अंग्रेज ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, तो मीर कासिम ने कंट्रोल करने की कोशिश की, उठाया फिर से मीर जाफर को बैठा दिया। तो मीर कासिम पहुंच गया, सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम जो एग्जाइल थे दिल्ली से, वो भी यहाँ बैठे थे। इन तीनों ने एक कॉन्फिडेंसरी बनाई और वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ गए, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई। इन्होंने यहाँ पे की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और बंगाल, समझिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा प्लस अवध, ये सारे रीजन इनके पास आ गए जो सबसे ज्यादा फर्टाइल थे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पेमेंट अब लेके आपको कुछ नहीं खरीदना, अब इंडिया का ही पेमेंट, इंडिया का ही रॉ मटेरियल इंडिया से ही परचेज करना और इंडिया को से ले जाकर अपने यहाँ तैयार करना और फिर इंडिया को बेचना है। तो यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा और अब रूलिंग स्टार्ट होगी। भाई ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई, अब क्या होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी हिस्ट्री लिखी है। 1600 में आई, 1614 में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश, 1739, 1746, 51 रॉबर्ट क्लाइव आया, उसके बाद 57 बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद 64 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के भी कलेक्शन के राइट मिल गए जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है। इसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये पूरा इनका एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू ये रूलिंग करते रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक चलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का सेगमेंट है, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री के सेगमेंट में से डाल सकते हैं। अब बात आती है कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो कैसे पढ़े। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये इसके लिए बांटा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राइट्स बढ़ाए तो इनको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड क्वीन या क्राउन। तो ये जब इन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करेगा तो 1773 से 1784 तक रेगुलेटिंग एक्ट होगी।
और इसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1813 से 1853 तक चार्टर एक्ट होंगे, जहां पर थोड़े थोड़े इनके राइट्स जाने लगेंगे। फिर 1858 से 1892 तक काउंसिल्स एक्ट होंगे, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ रूल्स बना रही थी और यहाँ पे काउंसिल वर्क कर रही थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होंगे, क्योंकि 1909 से 1935 तक हमने इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश की, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो ये समझना है। और 1947 आपको सबको पता है कि हमारा देश आजाद हो जाता है। वंदे मातरम। आई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की हम बात कर रहे हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये जब आया तो इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ब्रिटिश ने पहला काम किया कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनको गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक। और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? वेस्ट बंगाल, मतलब विलियम बेंटिक। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, और कुछ आपको याद नहीं रखना। तो वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इनके साथ मिला दिया गया। थोड़ा शॉकिंग था बट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में पहली बार आया, जो जितने भी इनके लीगल राइट्स का डिस्प्यूट थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। अब क्या है, कंपनी एनी नेटिव ट्रेड और ब्राइब्स लेना मना हो गया। कोई भी कंपनी का जो बंदा है वो किसी से ब्राइब नहीं ले सकता। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से गवर्निंग बॉडी कंपनी की बन गई, जो रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, इंडिया सबको देखेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया जो इनको कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 13 अगस्त 1784 को आया, रेगुलेशन और बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि भाई एक काम करिए कि आपके पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसके साथ हम आपको एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी दे दें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पॉलिटिकल अफेयर्स सारे देखेगा, आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखिए, बाकी सब चीजें हम पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया ड्यूअल गवर्नमेंट का, मतलब एक बंदा एग्जीक्यूटिव राइट्स देख रहा है, एक बंदा अदर राइट्स देख रहा है, तो दो चीजें यहाँ पर होने लगेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली चीज कमर्शियल एंड पॉलिटिकल राइट को पहली बार अलग किया गया। इन्होंने कहा भाई आपके राइट्स अलग है, आपके राइट्स अलग हैं। इसके बाद कंपनी की टेरिटरीज इंडिया में जो थी, इनके बारे में पहली बार बात की गई, और उसको अब क्या बोला जाएगा, ब्रिटिश प्रोफेशन इन इंडिया। भारत में ब्रिटेन ने जो चीजें रखी हैं वो अब उनका हो गया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंटरफेयर करने लगी कि ये सारी चीजें हमारी हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है। ये कहता है कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहता है कि भैया देखो, तुमने बहुत ज्यादा मोनोपोली अपनी दिखा दी, अब तुम्हारी मोनोपोली खत्म। अब आप ट्रेड जो है सबके लिए करेंगे, जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट आ रहे हैं उन सबको परमिशन मिलेगी। फिर भी आपकी मोनोपोली चलेगी चाय पर, अगर आप चाय बेचेंगे वो आपके पास रहेगा, और चाइना के साथ जो आप ट्रेड करेंगे ये एक्सक्लूसिव राइट्स आपके रहेंगे। इसके बाद सॉवरेंटी ब्रिटिश क्राउन की मान ली गई, जितनी भी टेरिटरीज थी उन सब पे किसका राइट्स आ गया, ब्रिटिश क्राउन का राइट आ गया। इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गया इंडिया में आकर लोगों को जगाने की, और वेस्टर्न एजुकेशन को यहीं से राइट मिला कि वो ब्रिटिश टेरिटरीज में फैला सकते हैं। टैक्स इम्पोज करने के राइट मिल गए, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को, और जो नहीं पे करेगा उसको पनिश कर सकते हैं आप, कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। यहाँ से क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इन्हें क्या बना दिया गया बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले पीछे लिख के भेजा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनेगा वो शॉर्टकट में याद रखिए वेस्ट बंगाल ही बनेगा, मतलब विलियम बेंटिक। तो इस तरह विलियम बेंटिक का नाम याद कर सकते हैं, विलियम बेंटिक साहब यहाँ पे आ गए। सिविल और मिलिट्री पावर्स को डिवाइड कर दिया गया जो इनके पास आ गई। और इसके बाद पहली बार हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटीज थी, जितने भी प्रोफेशन इंडिया के थे उसमें विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। गवर्नर जो थे बॉम्बे मद्रास, इनके सारे लेजिस्लेटिव पावर छीन लिए गए। जो प्रीवियस एक्ट रेगुलेशन थे अब उनको एक्ट्स बोला जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी की तरह सारी चीजें खत्म हो गई, मतलब अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। कंपनी की टेरिटरीज जो थी वो सब किसकी होंगी, क्वीन और उनके सक्सेसर की। 1833 में ओपन कंपटीशन की बात की गई सिविल सर्विसेज की, बट इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पहली बार बात हुई थी कि ओपन कंपटीशन होगा, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के बाद इस प्रोविजन को यहीं पर नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1853 का एक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की गई और यहाँ पर 6 मेंबर्स डाल दिए गए। यहाँ पर 6 मेंबर्स इनकी काउंसिल में आते हैं, ठीक है, जिसे
काउंसलर्स टू द काउंसिल बोलते हैं। सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चीजें हो गई कि अब एक मिनी पार्लियामेंट की तरह आप काम करेंगे, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करता है उसी की तरह आप इंडिया में काम करेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री इंट्रोडक्टरी चीजें यहाँ पे आने लगी। ओपन कंपटीशन और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सर्विस इन सबको कॉन्वेंटेड एंड नॉन कन्वेंटेड जॉब में डाल दिया गया। मेघालय कमेटी के द्वारा ये अपॉइंट हुई थी 1854 में और इसके बाद कंपटीशन खोल दिया गया ब्रिटिश क्राउन के जितने भी लोग थे। इसके बाद कंपनी का रूल अलाउ किया गया आगे बढ़ाने के लिए कि अभी भी कंपनी रूल करेगी ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, बट कब तक इसके बारे में बात नहीं की, मतलब जब मन करेगा तब हम इस चीज को हटा सकते हैं। इसके बाद पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन काउंसिल में दिया गया, 6 न्यू मेंबर्स लाए गए, ठीक है, जिसमें लोकल प्रोविंस गवर्नमेंट से मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से भी अपॉइंट किए जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होगा बेटा वो अपॉइंटमेंट इंडिया में रहने वाले ब्रिटिशर्स का होगा, ठीक है, अभी कोई इंडियन नहीं जुड़ रहा, अभी ब्रिटिशर्स यहाँ जुड़ रहे। इसके बाद वही चीजें बदली, आपको पता है 1857 का मंगल 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 हो जो गाना है वो खत्म, मंगल पांडे की क्रांति, और 1857 की सिपाही म्यूटिनी जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये बेटा यहाँ पर हो जाती है खत्म। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करता है, ट्रांसफर सीधे किसके पास आ जाती, क्राउन के पास। ये कहते हैं कि अब गवर्नर रूल करेगा किसके नाम पर, किंग के नाम, क्वीन के या किंग के नाम पर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया जाता है क्योंकि अब ये प्रिंसली स्टेट्स में भी जाएगा। जितने भी रूलिंग थी अभी तक की, जितना एरिया था उसके आगे अब नई टेरिटरीज नहीं कैप्चर करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स को उनके सारे राइट्स देंगे। ड्यूअल गवर्नमेंट जो आई थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, अब ये चीज नहीं चलेगी, सिस्टम पूरा पूरा बैन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होंगे जो चलेंगे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, और एक ब्रिटिश कैबिनेट होगी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठेंगे, वहां से रेगुलेशन देखेंगे, और इंडिया में वॉइस रॉय काम कर रहे होंगे। तो ये दो लोग काम करेंगे, पार्लियामेंट वहां से गाइडेंस देगी, रूल्स बनाएगी, और यहाँ मतलब एक तरह से एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना देगी, उसके अंडर ये काम करेंगे। 15 मेंबर के काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो चेयरमैन होंगे काउंसिल के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बॉडी कॉर्पोरेट करेगी जो कोई भी चीज कर सकती है, और कोई भी इशू होगा तो उसे इन इंडिया और इंग्लैंड में इशू कर सकती है, और उसके लिए कोई भी चीज करने के राइट होंगे। इसके बाद 1861 में फिर बेटा चीजें चेंज हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। अब जैसे अभी तक क्या था, अभी तक इंडियंस एजुकेटेड भी हो गए, स्ट्रांग भी हो गए, और हाईली नोन हो गए कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही है। तो अब थोड़े थोड़े कोशिश की जाएगी कि चलो धीरे धीरे किसी न किसी को ऐड किया है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया कि चलिए एक काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं कर सकते, पर नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को हम लाते हैं, और ये कहाँ पर आएंगे, ये वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे। तो यहाँ पर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को ऐड कर दिया गया। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो था वहां का डिसेंट्रलाइजेशन फिर से स्टार्ट हो गया, इनको पावर रिस्टोर कर दी गई। तो जो अभी सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो 1861 से खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद न्यू लेजिस्लेचर काउंसिल आई, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इन सब में स्टैब्लिश किए गए। तो भाई बंगाल अलग स्टैब्लिश हुआ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब इन सबको स्टैब्लिश किया गया। वॉइसरॉय के पास रूल थे ऑर्डर बनाने के सबके, ये पोर्टफोलियो सिस्टम को भी देता है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, और पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लाया था ये भी आप ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा जा सकता है, लॉर्ड कैनिंग साहब। यहाँ पे मिनिस्ट्री जैसे होम, फाइनेंस, डिफेंस, इस तरीके की 5-6 मिनिस्ट्री ले आए थे, तो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसका इंचार्ज बनाते हैं। तो इंडिया में जो आप मिनिस्ट्री आज देख रहे हैं उसका जनक लॉर्ड कैनिंग को ही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, वाइसरॉय के पास ये भी पावर थी कि इमरजेंसी में 6 महीने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। यही पावर हमने बेटा फॉलो की है आर्टिकल 77 में, प्रेसिडेंट के इमरजेंसी ऑर्डिनेंस में। तो ये चीज हमने इसी जगह से उठाई है, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब 1892 का जो एक्ट है बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, इसने नंबर बढ़ा दिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के कि और सेंट्रल और उसमें मेजोरिटी इनमें जितनी चाहे इतनी ले ले। इसके बाद क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी और उसको डिस्कस करने की पावर मिल गई कि बजट को आप डिस्कस कर सकते हैं, बट मानना ना मानना तो किसी और के ऊपर था। इसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा किसके लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसरॉय के द्वारा,
और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर के द्वारा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार ये सब आएंगे। इस एक्ट ने पहली बार इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया, तो इनडायरेक्टली था पर चुनाव यहाँ से स्टार्ट हो गया, है ना। ये यूज हुआ बट इस एक्ट में डायरेक्टली नहीं यूज हुआ, बट ये प्रोसेस डिस्क्राइब हो गया कि अब हमारे इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ 1909 आया। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, मॉले मिंटो रिफॉर्म है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वॉइस रॉय इन दोनों ने मिलकर बनाए। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया, ठीक है, 16 से 60 मेंबर्स कर दिए, यूनिफॉर्म नहीं रह गई, ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव की काउंसिल की बढ़ गई, है ना। बट इसके बाद इन्होंने डिलिबरेटिव फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ लेवल पर बढ़ाने की कोशिश की, मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी राइट मिल गया, है ना, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन, ये सारी चीजें दे दी गई। पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को पहली बार, है ना, इंडियंस का एसोसिएशन हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वॉइस रॉय की। अभी तक क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं। और एग्जाम में आपसे कई बार पूछेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार आते हैं। और उससे पहले की बात करेंगे तो सर दिनकर राव और दो क्षेत्र के महाराज थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार आते हैं। इसने बेटा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पाकिस्तान का रूट का तैयार होगा। मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, मुस्लिम लीग बन चुकी है। मोटर वोटर जो होंगे मुस्लिम लीग्स को, मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम ही वोटर्स मिलेंगे। तो लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म, और इसके जो फादर माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। तो ये रिप्रेजेंटेशन आया, और इसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और किसको दिया, कॉरपोरेशंस को दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया, यूनिवर्सिटीज को और जमींदार्स को, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का एक रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट मिल गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ये लेजिस्लेशन और कहते हैं ना, सेंट्रल और प्रोविंशियल चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल है ऑथराइज टू मेक लॉज इन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पर अब सब्जेक्ट्स बदल दी गई। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, ट्रांसफर जो है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा, और जो बाकी है वो मिनिस्टर की मदद से। अब रिजर्व सब्जेक्ट जो होंगे, ये गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ करेगा, है ना, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दो चीजें कर दी गई। ड्यूअल स्कीम गवर्नेंस की आगे, जिसे डायरकी बोला जाता है, लोअर और अपर हाउस, सारी चीजें यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। इन्होंने पहली बार बाय कैमरलिज्म इलेक्शन स्टार्ट किए, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई, जो बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ पर स्टार्ट होती है अपर काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस में। तो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोगों को चूज किया गया, 6 मेंबर्स वॉइसरॉय की काउंसिल में आए, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ को छोड़ के इंडियन को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बेटा सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के लिए बढ़ा दिया। देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने एक गेम की तरह खेला, बट बाद में जाकर इसने इंडिया को ही डिवाइड कर दिया, और बाद में ब्रिटिशर्स को भी इस चीज का पछतावा हुआ। इन्होंने फिर प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन, इन सब पे, ठीक है, फ्रेंचाइज है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल को इन्होंने लिमिट करने की कोशिश की यहाँ पर। और एक हाई कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया ब्रिटेन में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट देखिए अभी क्या है, अभी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे थे और क्वीन को करते थे, अब हाई कमीशन ऑफ इंडिया बना दी, ये भी यहाँ पर है, और वॉइस रॉय भी क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो घूम फिर के तीनों लोग वहीं जाते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो आप सिविल सर्विसेज आज देख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग इसी एक्ट से होगी, 1919 के एक्ट से, और यहीं से चीजें आपकी बदलती चली जाएंगी। इसके बाद फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट को अलग किया गया, है ना। और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन 10 साल बाद दोबारा बनेगी, जिसी के चक्कर में साइमन कमीशन आएगा बाद में, ये चीज यहीं पर लिखी थी। रॉलेट एक्ट भी बेटा इसी टाइम पर आया, जो आपकी कुछ इमरजेंसी चल रही थी, उसमें ये आया कि भाई किसी को भी आप कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल तक जेल दे सकते हैं। तो साइमन कमीशन इसके बाद आएगा 1927, जो एक्ट में लिखा था कि हर 10 साल बाद हम रिव्यू करेंगे, अब रिव्यू का टाइम आ गया। साइमन कमीशन जब आए तो इसमें इशू क्या था, किसी भी इंडियन को आपने नहीं डाला। भाई आप इंडियंस के बारे में बात कर रहे हो, इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन करने लायक हैं कि नहीं, इसकी बात हो रही है। और इसकी बात के लिए साइमन कमीशन जब आए तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, साइमन गो बैक चल रहा था। तो ये बोला गया इंडिया से कि भाई अगर आपकी औकात है तो आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए जिसको सारी पार्टीज बिना डिस्प्यूट के कैप्चर कर लें।
तो मोतीलाल नेहरू को ये चीज दी जाती है। नेहरू रिपोर्ट एक साल में 1928 में बना के सामने कर देते हैं, तो इसको मुस्लिम लीग को छोड़ के हर बंदा फॉलो कर लेता है। तो नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आएगी, ये भी आपको यहीं से ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। इसके बाद साइमन कमीशन आया, इन्होंने सारी रिकमेंडेशन दी, व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का इन्होंने जमा कर दिया, जिसके थ्रू 1935 का एक्ट आएगा। इसके बाद कमनल अवार्ड की बात करेंगे। 1932 में रॉमसे मैकडोनल्ड ने, जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया और सेपरेटेड इलेक्टोरेट को सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के साथ डिप्रेस क्लास को भी दे दिया। गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा, वो यरवदा जेल पर बैठ गए और फिर अंबेडकर और गांधी के बीच में समझौता है, जिसके थ्रू आता है पूना पैक्ट। तो ये पूना पैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब कॉमनल अवार्ड क्या था, ग्रुप्स क्या थे, इसमें देख लीजिए। ब्रिटिश मैकडोनल्ड साहब ने कहा माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स और पंजाब बंगाल सबको दिया, मुस्लिम्स को सबको, और डिप्रेस क्लास ने इसको नहीं लिया। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो इन्होंने इसको एक कैंसिल कर दिया कि भाई ये चीज हम नहीं मानेंगे। पूना पैक्ट जो है आपको बता दें, यरवदा जेल में ये बैठे थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वहां से आके इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ स्टार्ट कर दिया। फिर अंबेडकर साहब का देते हैं तो इन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात की जाती है कि डिप्रेस क्लास को आप अलग नहीं कर सकते। भाई डिप्रेस क्लास आप अलग नहीं रख सकते, आप ही के हैं, तो डिप्रेस क्लास को क्या देना है, पॉलिटिकल राइट्स हम दे देंगे, रिजर्वेशन हम दे देंगे। तो ये बात यहाँ पर चली और इसको लेजिस्लेशन के द्वारा दे दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आता है बेटा, ये सबसे बड़ा है, आप समझिए। इसमें खुद आप देखेंगे 321 सेक्शन है, 10 शेड्यूल हैं, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब तक का बनाया गया सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंटिंग एक्ट है ये, और इसको एज इट इज फॉलो कर दिया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंथी होना था। ऑल फेडरेशन बनाए गए, प्रिंसली स्टेट्स को यूनिट बनाया गया, डिवाइड किए गए पावर सेंट्रल और इसमें, है ना, और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई, रेजिडेंटरी पावर वाइसरॉय को दी गई। फेडरेशन वर्ल्ड कभी भी नहीं आया, फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। फेडरेशन ने कभी ये नहीं कहा प्रिंसली स्टेट इसको ज्वाइन नहीं करें, बट प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई जो यूएसए में चलती है, कि प्रोविंस के पास पूरी पावर होगी, बट हमने इसको नहीं माना, है ना, ऑटोनॉमस यूनिट की तरह एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे डिफरेंट स्पेयर में, ये बात कही गई थी जो हमने एक्सेप्ट नहीं की अपने कॉन्स्टिट्यूशन। एक्ट ने गवर्नमेंट को प्रोविंस में और गवर्नर को रिक्वायर किया, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का, और ये 1937 से 1939 तक चला। भाई देखिए उस टाइम पे इसलिए अलाउड था क्योंकि गवर्नर रूल करते थे, गवर्नर के अंदर इंडियंस को रूल करना है, तो उस स्टेट को ऑटोनॉमस स्टेटस देना ठीक था, बट बाद में डायरकी को सेंट्रल में डाला गया, फेडरेशन के लिए सब्जेक्ट रिजर्व और ट्रांसफर कर दिए गए, बट ये ऑपरेशन में नहीं आए। बाइकैमरलिज्म की बात की गई, 6 से 11 प्रोविंस में दो चीजें, 6 11 प्रोविंस में से 6 में, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में ये डाल दिए गए लेजिस्लेशन, अपर एंड लोअर हाउस दोनों होंगे, तो उन पे भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये कहा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ये बेटा इसलिए दी गई थी क्योंकि गवर्नर रूल करते थे जो ब्रिटिशर्स थे और इसके अंडर इंडियन होंगे, तो अगर इनको ऑटोनॉमी होगी प्रोविंस को डेवलप करने के लिए तो भाई इनका टैक्स कलेक्ट होगा, सब होगा। बट अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आज हम दे देते तो शायद आज हमारा वेस्ट बंगाल हमसे बाहर होता, सिक्किम बाहर होता, अरुणाचल प्रदेश बाहर होता, तो कई सारे स्टेट हमसे बाहर हो जाते, J&K बाहर होता। तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे, हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। हम आज भी डिस्ट्रक्टिव सॉरी डिस्ट्रक्टिव प्रोविंस का एक बाइंडेड यूनियन है, तो अनडिस्ट्रक्टिव सेंट्रल है, डिस्ट्रक्टिव हमारे बहुत सारे स्टेट हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो इसके देखते हुए इस एक्ट को बनाया गया। इसमें आने वाले टाइम पे डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन दिया गया, वुमेन और लेबर्स के लिए भी रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, और फ्रेंचाइज सिस्टम 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो थी उनको राइट मिल गया वोट का। रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हो गया हमारी कंट्री का। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी यहीं से इन पिक्चर आ गया। फेडरल कोर्ट का, जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी हो गया यहीं पर जाकर। पहला कोर्ट 1773 और फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का 1937। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, सारी चीजें बदल जाती हैं। यहाँ से कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान दो स्टेट बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बट काफी चीजें नहीं हो पाई, तो इन्होंने डोमिनेशन किया और एक स्टेट पूरा बना दिया। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ, 14 को ये। अब माउंटबेटन साहब ने ये डेट क्यों चूज की?
क्योंकि उनके स्टीमर का टिकट था 15 अगस्त का, तो इन्होंने इसी डेट को इंडिपेंडेंस का डेट मान लिया। इसको हमने, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा हम रूल इसी अकॉर्डिंग करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, इसमें मॉडिफिकेशन करके हमने इसे एक्ट कर दिया। ब्रिटिश मोनार्की, वोटो और आस प्रिजर्वेशन, ये सारे जो बिल्स थे इन सबको हटा दिया गया। सारे गवर्नर जनरल के रिजर्व को सबको हटा के इन सबको मैजेस्टी के नाम पे डाला गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को टाइटल दिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और इस चीज़ को करें। जितने रॉयल टाइटल्स हैं वो अब डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। सिविल सर्विसेज में जितने भी अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन थे वो सब खत्म होंगे। अब इंडिया चाहती है वो क्या करना चाहती है, बेनिफिट्स जो हैं वो चलेंगे जो 1947 में ब्रिटिश इंडिया की जगह इंडिपेंडेंट इंडिया चाहेगी, वो यहाँ से हमारा देश हो जाता है आज़ाद। और आज़ादी के बाद भाई गवर्नर जनरल इंडिया के पहले बनते हैं माउंटबेटन, और इंडियन पहले बनते हैं राजा गोपालाचारी, और वहाँ पर बनते हैं जिन्ना साहब, और इंडिया पाकिस्तान जो स्टेट बन जाते हैं, और यहीं से हमारे देश का बदलाव स्टार्ट होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमें देश की आज़ादी दे देता है, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने लग जाता है। वहीं से हमारे देश की बाकी चीज़ें बदलनी स्टार्ट होंगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल और डीपली समझाने के भी ऑप्शंस होते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितना आपको जरूरी है सिर्फ उतना समझिए, उतना जानिए, तो आप अपना एग्जाम इजीली टैकल कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और 29 डेज और बचे, उसमें आपका हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।